फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से ही रिलेटेड है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो सी फोटॉन स्ट्राइक कर रहे हैं मेटल्स की सरफेस पे और क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं दे आर एमिटेड विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, है ना। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो टॉप सरफेस है एटम का, जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसका जो टॉप मोस्ट सरफेस है, वहां से इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एमिटेड एंड दे आर एमिटेड विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। So we were talking about the maximum kinetic energy, ठीक है। So electrons are emitted with maximum kinetic energy. तो हमने क्या करना है, we have to apply some potential to stop the ejected electron. तो जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है उसको स्टॉप करना है, तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेट, जो भी उसका ऑपोजिट चार्ज है वो क्या करेगा, वो उसको रिपेल करेगा, है ना। सो पोटेंशियल इज अप्लाइड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। बेसिकली जो उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी उसको जीरो में कन्वर्ट करना है। सो जब नेगेटिव प्लेट सामने रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो स्टॉप हो जाएगा ड्यू टू रिपल्शन। सो हियर द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। सो इट कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। सो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल V अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। एंड व्हाट इज चार्ज, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज 1.602 into 10 to the power minus 19 coulombs, ठीक है। सो द काइनेटिक एनर्जी becomes equal to potential energy which is charge into potential, और ये पोटेंशियल कौन सा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप द emitted electron, right? अब let's see questions based on the Planck's quantum theory and work function. So light of wavelength 400 angstroms falls on a surface having work function as 2 electron volt, ठीक है। हम क्या assume कर रहे हैं कि इतना वेवलेंथ का लाइट एक मेटल सरफेस के ऊपर फॉल कर रहा है और उस मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन, सी फॉर डिफरेंट मेटल्स द वर्क फंक्शन इज डिफरेंट, क्योंकि अलग अलग हमने पढ़ा है कि मेटल्स के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिफरेंट रहती है, ठीक है। तो कहीं से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, कुछ एटम्स जो होते हैं वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज वेरी हाई, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। सो बेस्ड ऑन दैट द वर्क फंक्शंस ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क फंक्शन मेटल का दिया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वेवलेंथ इज 400 एंगस्ट्रॉम। So what do you have to calculate? First find the energy of the incoming photon. Calculate the energy of the incoming photon. The photon that would strike on the metal surface, that is called as the incoming photon. The first part is calculate the energy of the incoming photon and whether the photoelectric effect will take place or not. Second part, will photoelectric effect take place or not? Just do these two parts first. So calculate the total energy of the photon and the photoelectric effect is possible or not. So what is the formula to calculate the energy? So according to the Planck's quantum theory, E equals to h nu, ठीक है, and it can also be written as h c by lambda. Nu can also be written as c by lambda. अब यहाँ पर आप थोड़ा सा शॉर्टकट यूज कर सकते हो। सी h का जो वैल्यू हम यूज करते हैं 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second, and c is the velocity of light, that is 3 into 10 raised to power 8 meters per second. Divide by lambda. राइट अब यहाँ पर ये जो दोनों वैल्यूज है h एंड c, ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। बोथ ऑफ देम आर द कॉन्स्टेंट वैल्यूज, h एंड c बोथ आर कॉन्स्टेंट्स। तो ये जो दोनों कॉन्स्टेंट्स है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें एंड वी कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, सो द वैल्यू इज 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो h और c का वैल्यू जब हम कन्वर्ट करते हैं, अभी तो ये जूल्स में है ना, h का जो प्लैंक्स कांस्टेंट का जो यूनिट है दैट इज जूल सेकंड एंड दैट ऑफ
velocity is meters per second. So when you convert it into electron volt angstrom, the value comes out as 12400. So it is easier to calculate. 12400 और लैम्डा कितना है, लैम्डा हमें किस में लेना है, एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में, ठीक है, दोनों जगह पे एंगस्ट्रॉम यूनिट्स होगा तो कैंसिल हो जाएगा एंड टोटल एनर्जी विल कम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा, राइट. सो जब भी आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म्स में दिया है, सो वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन. E is equal to 12,400 electron volt angstroms upon lambda in angstrom units. So angstrom कट जाएगा और एनर्जी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, ठीक है. सो दिस इज अ इजियर वैल्यू टू रिमेंबर. HC, अदरवाइज आप HC पुट कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये वैल्यू से डायरेक्टली हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकाल सकते हैं. So what is the value of energy? E equals to 12400 upon lambda. So what is lambda given to us? 400. ठीक है, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम्स अपॉन 400. आपको ये एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में दिया है लैम्डा, तो हमने लैम्डा पुट किया. सो नाउ कैंसिल आउट. व्हाट इज दिस? 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ठीक, ये जो है ना, दिस टेक इट एज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. वर्क फंक्शन एज 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. ओके, सो द एनर्जी इज 31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये किसका एनर्जी है? इनकमिंग फोटोन का, ठीक है. लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट जो फॉल कर रही है उसका एनर्जी इतना है. तो वेवलेंथ से हमने एनर्जी फाइंड कर लिया फोटोन का, ठीक है. अब ये जो एनर्जी निकलता है hc बाय लैम्डा, दिस इज एनर्जी पर फोटोन. एक फोटोन का एनर्जी इतना है, राइट. सो वी कंपेयर दिस एनर्जी विद द वर्क फंक्शन. सो वेदर यू टेक 2 और 20, इट्स लेस देन 31, ठीक है. सो द वर्क फंक्शन इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम एनर्जी, जिसको आप E नॉट लिख सकते हो, W लिख सकते हो. तो क्या है, E इज ग्रेटर देन W और E नॉट यू कैन टेक, राइट. सो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज ग्रेटर देन द मिनिमम रिक्वायर्ड. तो क्या होगा, जब भी एनर्जी जो इंसिडेंट फोटोन की ज्यादा होती है, सो एमिशन विल टेक प्लेस. सो व्हाट इज द आंसर टू द सेकंड पार्ट? द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट takes place in this case. Why? Because energy of the photon is greater than the work function of the metal, the threshold energy of the metal. So whenever the energy is greater, photoelectric effect takes place. ठीक है. Now if I ask you what is the maximum kinetic energy of the ejected electron? What is the maximum kinetic energy? So क्या करेंगे in order to find kinetic energy? We know the value of E and we know the value of W. So maximum, so third part of the question is find the maximum kinetic energy of the ejected electron. So that is equal to difference of the two, E minus W. So energy of the photon is 31 and that work function is 20. So the difference will give you 11. ठीक है. So kinetic energy will be 11 electron volts, difference of the two energies, incident energy and the minimum threshold energy or the work function of the metal. ठीक है. अब हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी पता है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं. जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है या वर्क फंक्शन होता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. सो अगर हमें E नॉट या वर्क फंक्शन पता है, सो कॉरेस्पॉन्डिंग U नॉट वी कैन कैलकुलेट. सो दे मे आस्क यू द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना, तो इसी में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछ सकते हैं. देन दे मे आस्क यू द वेलोसिटी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. Now once we know the kinetic energy,
सो काइनेटिक एनर्जी से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? वेलोसिटी. सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद वेलोसिटी? Kinetic energy equals to half mv square. So if you know the kinetic energy, we can, mass of electron is known to us, है ना? Mass of electron पता होता है कितना है? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So यहाँ से we can find the velocity of the emitted electron, velocity of the ejected electron, right? So velocity of the ejected electron can be calculated once we know the kinetic energy. Okay, the last part of the question, what is the stopping potential? Okay, find the stopping potential. What is the stopping potential? Once we know the kinetic energy, we can even find the potential required to stop the electron, that is the stopping potential. Find it out. ओके, देख लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल. काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारे पास? 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, सो दिस ई कैंसल्स आउट. सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल V इज इक्वल टू 11 वोल्ट. ठीक है ना? सो काइनेटिक एनर्जी इज सिंपली चार्ज इनटू पोटेंशियल. और क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म में दिया है, सो चार्ज और इलेक्ट्रॉन विल कैंसल आउट, ई कैंसल्स आउट. सो 11 volts is the stopping potential. This V stands for the stopping potential. Okay, so 11 volts is the stopping potential. ठीक है, तो जितना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है that is 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? 11 volts. सो चार्ज कैंसिल हो गया, सो V इज इक्वल टू 11 volts. ओके, अब यहाँ पर जो हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो सरफेस एटम से अगर इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है तब हम कंसिडर करते हैं. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट इमिटेड फ्रॉम द सरफेस, the electron is emitted from some inner atom, for example you have a crystal, और उसमें जो एटम्स है एक सरफेस पे है, एक थोड़ा सा अंदर है और एक और थोड़ा सा अंदर है. ठीक है, यू हैव अ क्रिस्टल सरफेस एंड द एटम्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट लेवल्स, है ना? वन क्लोज टू द सरफेस, एक थोड़ा अंदर है, उस तरह से. सो एनर्जी जब सरफेस पे फॉल करेगा, व्हेन द फोटॉन्स दे कम ऑन टू द सरफेस, सो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम द सरफेस. सो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज होती है जब फोटोन स्ट्राइक करता है ऑन द सरफेस, राइट? व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस, सो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस एटम इज रिमूव्ड. तो यहाँ पे सच कोई हिंड्रेंस नहीं है सरफेस पे, तो टोटल एनर्जी हम ये अज्यूम करते हैं कि टोटल एनर्जी ट्रांसफर हुआ और इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ. तो उस केस में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है दैट इज टेकन एज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, क्योंकि सारा का सारा एनर्जी ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन मूव करता है विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. नाउ केस 2 इज, ठीक है, सरफेस एटम में मैक्सिमम में. केस 2 इज इफ द इलेक्ट्रॉन इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम सम इनर एटम. ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव हो रहा है?
थोड़ा अंदर से, जो एटम अंदर है वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है. सो क्या हो जाएगा? तो इट विल हैव टू क्रॉस दीज अदर एटम्स. सो द एनर्जी विल बी slightly less than the maximum. So kinetic energy of an electron of an inner atom is slightly less than the maximum kinetic energy. ठीक है, it is slightly less than the maximum kinetic energy. Then the third case में भी जो उससे भी इनर है, एनर्जी उसको मिला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिट भी हो गया, लेकिन बीच में बहुत सारे और एटम्स हैं. सो एक और प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि जो इलेक्ट्रॉन इनर एटम से रिलीज हो रहा है ये बीच में ही ट्रैप हो जाए. दिस इलेक्ट्रॉन मे बी ट्रैप्ड इन बिटवीन दीज अदर एटम्स एंड इट मे नॉट बी एमिटेड. ठीक है, एंड मे नॉट बी emitted, ejected. So that may also be the case. So these are some of the possible cases. इलेक्ट्रॉन एमिट ही नहीं हुआ क्योंकि बहुत अंदर है वो, है ना, एनर्जी तो पहुंच गया एटम तक, सो एनर्जी अंदर तक पहुंच गया इनर एटम्स तक, बट इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हो रहा है विच इज कमिंग आउट ऑफ द एटम दैट डज नॉट कम टू द सरफेस. सो जैसे ये आपका मेटल है, ठीक है, ये मेटल का सरफेस है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव तो हो गया एटम से बट वो सरफेस तक नहीं पहुंचा क्योंकि वो बीच में ही कहीं एटम्स के बीच में ट्रैप हो गया. ठीक है, और जो ये एटम है केस 2, इलेक्ट्रॉन एमिट भी हुआ पर सरफेस तक आते आते क्या होगा, देयर विल बी सम हिंड्रेंस, सो काइनेटिक एनर्जी में गेट रिड्यूस्ड. सो जनरली जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो हम किसके लिए लेते हैं, सरफेस एटम्स के लिए. एनर्जी ट्रांसफर हुआ डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, देयर इज नो हिंड्रेंस, सो इट कम्स आउट विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो जब भी हम नॉर्मली अज्यूम करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट लेते हैं तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कम्स आउट विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इट कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस. जनरली इसीलिए मेटल सरफेस लिखा होता है. जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम पढ़ते हैं तो नॉर्मली वी से the electron is emitted from the metal surface, right? That means it comes out with maximum kinetic energy. Just go through it. Okay. Next is photocurrent. So current का unit क्या रहता है? I. So it is defined as charge per unit time. ठीक है, करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम. सेम वे फोटो करंट, इट इज द चार्ज फ्लो पर सेकेंड ड्यूरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो इट इज फोटो करंट, चार्ज फ्लो पर सेकेंड ड्यूरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. चार्ज फ्लो पर सेकेंड ड्यूरिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, सो करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम. सो जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो करंट बनता है दैट इज व्हाट इज फोटो करंट. अब चार्ज कैसे हम डिफाइन करते हैं, चार्जेस, टोटल चार्जेस n इंटू ई. ठीक है, टोटल चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पर. सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वी नो n stands for the number of electrons being emitted and E is the charge on the electron. So total charge is number of electrons multiplied with the charge per electron. That is 1.602 into 10 to the power minus 19 coulombs. So n here represents the number of electrons and E is the charge on electron and I is directly proportional. जो करंट है वो किसके, चार्ज तो कांस्टेंट है, टाइम पर यूनिट टाइम हम ले रहे हैं, तो I is directly proportional to n. ठीक है, तो फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एमिटेड. सो मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एमिटेड, मोर विल बी द फोटो करंट. ठीक है, सो I is directly proportional to n. That is the number of electrons.
ओके, देन सिमिलरली वी हैव फोटो इंटेंसिटी। जैसे फोटो करंट है वैसे ही इंटेंसिटी या उसको फोटो इंटेंसिटी भी बोल देते हैं। So these are some terms related with the photoelectric effect. Photo intensity. See, we did intensity formula. So that is defined as energy per unit area per unit time. ठीक है, तो फोटो इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे? जो इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन है वही है, इट इज द एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। ठीक है, what is photo intensity? It is the energy incident per unit area per second. Now as per the Planck's quantum theory, we know that energy is equal to, Planck's quantum theory के according energy is equal to NH nu. ठीक है, so substituting it in photo intensity, so photo intensity is equal to NH nu upon area into time. ठीक है, तो अगेन यहाँ से क्या रिलेशन निकलता है? फोटो इंटेंसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? n. व्हाट इज दिस n हियर? दिस n अगेन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एमिटेड। तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, फोटो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा उतना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एमिटेड होगा। सो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो यहाँ पर एन क्या है ना, दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम NH न्यू टोटल एनर्जी ले रहे हैं तो नॉर्मली वी टेक इट एज नंबर ऑफ फोटॉन्स। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर मेटल सरफेस को ज्यादा स्ट्राइक करेंगे, मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स आर स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस, सो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड प्रोवाइडेड दे हैव द मिनिमम थ्रेशोल्ड, दे हैव द मिनिमम energy required for the emission. ठीक है, so if number of photons are increased, then number of photoelectrons being emitted will also increase. ठीक है, तो फोटो इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी जो इंसिडेंट हो रही है पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, दैट इज फोटो इंटेंसिटी। बट अगर इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे, इजेक्ट होंगे, दे विल ऑल्सो इंक्रीज। सो इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कब? जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इज ग्रेटर देन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन। गो थ्रू देम, देखो इस बार। ठीक है, so this n represents number of electrons also. So number of electrons, अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग एमिटेड विल ऑल्सो इंक्रीज। सो Pi is directly proportional to number of electrons being released, being ejected.